लेसन 10 क्या है? फसल उत्पादन। इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे? भूमि के बारे में पढ़ोगे, मृदा के पोषक तत्व पढ़ोगे, उर्वरक और रोगाणुनाशक पढ़ोगे, नाइट्रोजन चक्र और नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, सिंचाई, कटाई और मड़ाई, अनाज का भंडारण पढ़ोगे, फसल सुधार की विधियाँ पढ़ोगे, हरित क्रांति के बारे में जानोगे और जंतुओं से प्राप्त भोजन के बारे में आप पढ़ोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, भारत जो है वो क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर लगभग 70% की आबादी जो है वो कृषि पर ही डिपेंड करती है। मानव जीवन की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। और रोटी, कपड़ा और मकान ये सब किस पर आधारित हैं? कृषि पर ही आधारित हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कृषि की शुरुआत कब और कैसे हुई? बच्चों, प्राचीन काल में मानव अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इधर उधर भटकता रहता था और जंतुओं को मारकर और उपलब्ध फूल और फल इत्यादि से अपनी भूख मिटाता था। ऐसा अनुमान है कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व जब मानव ने नदी किनारे बसना शुरू किया था, तभी से उसने खाद्य पदार्थों को उगाने के लिए नए नए तरीके खोज निकाले थे और यहीं से उसका शुरुआत हो गया। क्या? कृषि की शुरुआत हुई। जब सभ्यता का विकास हुआ तो उसके सभ्यता के विकास के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में भी बहुत सारे सुधार हुए, जैसे अनाज, फल और सब्जियां जो हैं वो उगाई जाने लगीं। और क्या हुआ कि किसी स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के उपयोगी पौधों को समूह को हम क्या कहते हैं? एक ही प्रकार के पौधों के जो उपयोगी पौधों के समूह होते हैं उनको हम फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल, आलू की फसल, सब्जियों की फसल, टमाटर की फसल, है ना, फल और फूल की फसल आदि। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि सभी फसलें एक ही ऋतु में भले ही ना उगती हों, लेकिन मौसम के अनुसार फसल भी अलग अलग किस्म की होती है। जैसे जून से अक्टूबर तक उगाई जाने वाली फसल जो होती है वो खरीफ फसल होती है। ठीक, जिसमें क्या कौन कौन से आते हैं फसल? कौन कौन सी फसल आती है? चावल आएगी, मक्का आएगा, मूंगफली आएगी। ठीक, और नवंबर से अप्रैल माह तक बोई जाने वाली फसल को हम रबी की फसल कहते हैं। ध्यान रखना, जून से अक्टूबर तक बोई जाने वाली फसल को खरीफ फसल और नवंबर से अप्रैल माह तक बोई जाने वाली फसल को रबी की फसल कहते हैं। इसके अंतर्गत गेहूँ, सरसों, चना, आलू इत्यादि बोए जाते हैं। मार्च से जून माह तक बोई जाने वाली फसल को हम क्या कहते हैं? जायद फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? जायद फसल कहते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया। 3 प्रकार की फसल है: खरीफ फसल, रबी की फसल और जायद फसल। खरीफ की फसल जो होती है वो जून से अक्टूबर में बोई जाती है। रबी की फसल नवंबर से अप्रैल माह तक बोई जाती है और मार्च से लेकर जून तक जो बोई जाती है उसको हम कहते हैं जायद फसल, जैसे कि मूंग और उड़द। बच्चों, अच्छी पैदावार के लिए हमारे किसान चरणबद्ध तरीके से खेती करते हैं। चलिए बताते हैं कौन कौन सी खेती करते हैं। सबसे पहले तो जो स्टेप वाइज होता है, पहला स्टेप क्या है? मिट्टी तैयार करना। ठीक है, मिट्टी तैयार करते हैं। तो फसल बोने का पहला चरण है मिट्टी तैयार करना, मिट्टी की खेती तैयार करना, क्योंकि पौधे जो हैं वो मिट्टी से ही जल और आवश्यक पोषण प्राप्त करते हैं। मिट्टी की बहुत सारी किस्में होती हैं जैसे कि बलुई मिट्टी हो गया, दोमट मिट्टी हो गया, चिकनी मिट्टी हो गया। ठीक, जैसे जिस मिट्टी में बालू की अधिक मात्रा होगी उसको हम कौन सी मिट्टी कहते हैं? उसको हम बलुई मिट्टी कहते हैं। जिस मिट्टी में बालू की मात्रा ज़्यादा होती है उसको हम बलुई मिट्टी कहते हैं। ये देखिए बलुई मिट्टी। ठीक है, यहाँ पर बालू की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसको हम बलुई मिट्टी कहेंगे। लेकिन जहाँ पर बालू की मात्रा कम और मिट्टी के कण छोटे होते हैं, मिट्टी के कण भी होते हैं, बालू की मात्रा कम होगी और मिट्टी के कण होंगे, छोटे छोटे कण होंगे, वो उसको हम चिकनी मिट्टी कहेंगे। बलुई और चिकनी मिट्टी का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है? वो दोमट मिट्टी कहलाता है। बच्चों, जब पेड़ पौधों की पत्तियाँ जो होती हैं कीट पतंगों और गोबर आदि के सड़ने से ह्यूमस बना जो ह्यूमस होता है वो मिट्टी में मिल जाता है तो तीनों प्रकार की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। ठीक, भूमि में मिट्टी के कण छोटे बड़े आकार के होते हैं और इन्हें एक बराबर करने के लिए इसमें क्या की जाती है? इन्हें एक साथ करने के सबसे पहले खेत में हल द्वारा जुताई की जाती है। जुताई से मिट्टी के बड़े वाले कण जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं और
पूरी मिट्टी पोली हो जाती है। अब उथली जुताई किससे करते हैं हम? हैरो नामक यंत्र से करते हैं। इससे क्या होगा कि मिट्टी में वायु संचरण की वृद्धि होती है और जितने भी अनावश्यक पौधे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बच्चों, मिट्टी के उलटने पलटने से उसकी जलधारा भी क्या होती है? जलधारा धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। भाई मिट्टी को उलट पलट करने से क्या होगा? जल धारण करने की क्षमता उसमें बढ़ जाती है और फिर भूमि को समतल बनाने के लिए लकड़ी का पाटल चलाया जाता है और जिसके कारण समतल किया जाता है भूमि को, जिसके कारण नमी, भूमि की जो नमी होती है वो सुरक्षित रहती है। अब बच्चों, अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का किस्म भी हमें चुनाव करना चाहिए। मिट्टी किस्म के आधार पर ही फसल का चुनाव किया जाता है। ठीक, जैसे बलुई मिट्टी है। बलुई मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? खरबूजा के लिए, मक्का के लिए और बाजरा के लिए। चिकनी मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? धान के लिए, सनई के लिए और कपास की खेती के लिए। दोमट मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? गेहूं, चना, मटर, टमाटर की फसल के लिए। ठीक, अब ये हो गया हमारी मिट्टी का चुनाव तो हो गया। अब हम बीजों का चुनाव करेंगे और उनकी बुआई की तैयारी करेंगे। तो खेतों में मिट्टी की तैयार करने और बीजों का चयन करके मिट्टी में बीजों को डालना क्या कहलाता है? बुआई कहलाता है। बच्चों, स्वस्थ और अच्छे बीज चुनकर डालने से फसल की गुणवत्ता बनी रहती है। ठीक, अब जैसे उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि गेहूं का 100 ग्राम बीज है। 100 ग्राम बीज को लेकर इन्हें हम जल से भरे हुए कटोरे में डाल देते हैं और कुछ समय के बाद उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद हम अवलोकन करते हैं, देखते हैं कि कुछ बीज जो है वो तली में बैठ गए हैं और कुछ जो है वो तैरते हुए दिखाई देंगे। जो बीज तैर रहे हैं वो अंदर से खोखले होने के कारण हल्के हैं। ठीक, ऐसा क्यों है? क्योंकि अंदर उसको कीड़ा खा गया है। ऐसा कारण क्या हो सकता है कि उसके जो बीज हैं, जो खोखले हैं, वो खोखला किस लिए हुआ है? कि उसके अंदर कीड़ा लग गया है और वो कीड़ा खा गया। इसका मतलब ये बीज स्वस्थ नहीं होते हैं। ठीक, स्वस्थ नहीं होते हैं और स्वस्थ ना होने का इनकी बुआई भी उपयुक्त नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बैठ गए हैं, जो बीज बैठ गए हैं तलहटी में, वो स्वस्थ हैं। इसका मतलब वो बीज के लिए उपयुक्त होते हैं। तो वो बीज बुआई के लिए उपयुक्त होते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि बुआई के लिए उपयुक्त कौन से बीज है और कौन से बीज नहीं है। ठीक, अब बीजों के चयन के उपरांत बुआई की जाती है। बुआई के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कुछ जो है, कुछ पौधों के बीज छितराकर बो दिए जाते हैं, जैसे बाजरा और मक्का। और कुछ बीज जो है वो गहराई में बोए जाते हैं। इसके लिए डिबलर और बीज बेधक का इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ बीज जो हैं वो समान दूरी पर, जो इसके बीज होते हैं बीज बेधक के, इसके बीज समान दूरी पर देखिए, समान दूरी पर निश्चित गहराई तक बोए जाते हैं। गहराई तक बोए जाने से पक्षियों द्वारा बीज की क्षति की संभावना नहीं होती है। भाई गहराई में डालेंगे तो बीज वहाँ पर बीज सुरक्षित रहेंगे, पक्षी उनको खाएंगे नहीं। और बीजों के बीच उचित दूरी का भी ध्यान रखा जाता है, जिससे कि पौधे को पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिल सके, मिट्टी भी पर्याप्त मात्रा में मिल सके, मिट्टी से जो इनको मिल रही है जल और पोषक तत्व भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सके। बच्चों, धान जो है वो कहाँ का है? धान उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल माना जाता है। और धान की बुआई के लिए देखिए, धान उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल है और धान की बुआई के लिए किसी छोटे भूभाग या पौधा घर में धान के बीजों को बोया जाता है। जब इनके छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाते हैं तो इनको स्वस्थ पौधों को खेतों में हम ले जाकर रोप देते हैं। इस प्रकार इस फसल के खेत में खड़े पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो किसान इसलिए ध्यान देते हैं कि रोपाई के समय पौधों के बीच की थोड़ी दूरी बनी रहे, जिससे बुआई के उपरांत बीज मिट्टी में पोषक तत्व प्राप्त करके अपने वृद्धि को प्राप्त करते रहें। चलिए, अब मृदा के तीसरा स्टेप क्या आ रहा है? मृदा के पोषक तत्व यानी कि उर्वरक। पौधे अपनी वृद्धि और विकास के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं? मिट्टी पर डिपेंड रहते हैं, मिट्टी के ऊपर निर्भर करते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी से ही उन्हें जल और खनिज लवण प्राप्त होता रहता है। यदि मिट्टी में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होता तो फसलों की पैदावार और गुणवत्ता भी प्रभावित होती। पौधों के लिए पोषक तत्वों को 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से? मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। तो मुख्य पोषक तत्व और गौण पोषक तत्व, और तीसरा क्या है? तीसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व। तो आप देखिए, मुख्य पोषक तत्व में जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
ये 3 तत्व ऐसे हैं जो जिन्हें पौधे जल और वायु से प्राप्त करते हैं, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को वो भूमि से प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब इनके पोषक तत्व कौन कौन से हैं? मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। गौण पोषक तत्व कौन कौन से हैं? वो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि लोहा, तांबा, जिंक, ये सब हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनकी अति सूक्ष्म मात्रा ही इनके लिए पर्याप्त होती है। फिर भी इनकी कमी होने से वृद्धि के विकास और वृद्धि पर, मतलब पौधे की वृद्धि और विकास और फसल की पैदावार जो होती है वो प्रभावित हो जाती है। ठीक है, फसल की अच्छी पैदावार के लिए भूमि में सही पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होना अति आवश्यक होता है। बच्चों, खेत में जब एक ही फसल वर्ष दर वर्ष लगाई जाए तो भूमि की पोषकता क्या होती है? प्रभावित होती है। जब एक ही पौधे को, एक ही फसल को आप हर साल लगाते जाएंगे तब क्या होगा कि भूमि की पोषकता प्रभावित होती है। इसके लिए एक फसल के बाद दूसरी विकल्पी फसल लगाने की प्रथा है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि एक फसल इस साल लगा, दूसरी फसल दूसरे साल लग जाएगी। तो ऐसे जैसे कि गेहूं की फसल, एक साल क्या हुआ, गेहूं की फसल लगा, गेहूं की फसल के बाद दलहन की फसल लगाई जाती है, जिसे हम कहते हैं फसल चक्रण। इस प्रकार कपास और मूंगफली भी साथ साथ लगाए जाने की परंपरा रही है और भूमि की उर्वर शक्ति कुछ सीमा तक इन प्राकृतिक और पारंपरिक उपायों से क्या होती है? सुरक्षित रहती है। बच्चों, खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। जैसे अब इनको सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या चाहिए? रासायनिक, कृत्रिम और प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए रासायनिक खाद, कृत्रिम खाद या फिर प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। खाद जो है कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है जो पौधों के अपशिष्ट पदार्थ, पौधों के और जानवरों के अपशिष्ट जैसे कि गोबर, बेकार सब्जियां, पौधे, पत्तियां और अन्य जो अवशेष होते हैं उनसे प्राप्त कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? खाद कहलाते हैं। अब इन अपशिष्ट पदार्थों को एक गड्ढे में इकट्ठा कर दिया जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं खाद। जो इस तरीके से बनी हुई खाद होती है वो कंपोस्ट कहलाती है। खाद के माध्यम से पोषक तत्व यदि पूरे ना पड़े तो रासायनिक उर्वरक का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर इतने कम हो रहे हो तो रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल कर लिया जाता है। रासायनिक उर्वरक ऐसे लवण और कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें पौधों के सारे पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन सब उपस्थित होते हैं। और प्रमुख रासायनिक उर्वरक कौन कौन से हैं? यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम है। ये सब हमारे रासायनिक उर्वरक हैं। इनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। और उर्वरक जो होता है वो जल में अधिक घुलनशील होता है, जिसके कारण पौधों की जड़ों द्वारा आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और पौधे और पैदावार बढ़ाने में सहायक हो जाते हैं। ठीक, अलग अलग फसलों के लिए उर्वरक भी अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दलहनी पौधों में दलहनी प्रकार के पौधे हैं तो उसमें नाइट्रोजनी उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इन पौधों की नाइट्रोजन की आवश्यकता उनके जड़ों में स्थित जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा पूरी कर देते हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू।